नमस्कार विद्यार्थियों, मैं CS अभिषेक ओझा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कॉमर्स मेरी जान के ऊपर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं कॉमर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कॉमर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन के बारे में। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं TRA जूनियर अकाउंटेंट का जो पेपर हुआ है 2024 के अंदर। उसके अंदर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो 25 क्वेश्चन आए थे उनका डिटेल एनालिसिस, उनके आंसर्स की के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा, अगर मैं आपको एक जनरल जो बर्ड आई पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ अगर इकोनॉमिक्स पोर्शन के ऊपर, तो इकोनॉमिक्स के अंदर आपके 25 क्वेश्चन टोटल पूछे गए हैं, जिनमें से 15 क्वेश्चन जो थे उसको मैंने इजी कैटेगरी के अंदर रखा है। यानी कि अगर आप नॉर्मल इकोनॉमिक्स पढ़कर भी जाते अच्छे से, ठीक ठाक एक बार पढ़ लिया, एक बार रिवीजन कर लिया, ज़्यादा आप डीप में भी नहीं गए, तो भी आपके 15 क्वेश्चन तो यहाँ पर सही होने चाहिए। 4 क्वेश्चन मैं मॉडरेट की कैटेगरी के अंदर रखूँगा, जहाँ पर आपको थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना होगा, और मैं 6 क्वेश्चन हार्ड की कैटेगरी के अंदर रखूँगा, जहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो अदर टॉपिक्स है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो रिलेवेंट टॉपिक्स है वो भी आपने ध्यान में रखे होंगे, तो ये क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं। डिलीट क्वेश्चन की जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर 25 में से 0 क्वेश्चन है, यानी कि सभी क्वेश्चनों के जो आंसर है वो बिल्कुल सही आंसर है, वो ऑप्शन के अंदर बिल्कुल सटीक बैठते हैं, तो यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन डिलीट होने के चांसेज नहीं है। वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के आगे मैंने EM और H लिख रखा है, यानी कि उसको मैंने या तो इजी की कैटेगरी में लिया है, या फिर मॉडरेट की कैटेगरी में लिया है, या फिर हार्ड की कैटेगरी में लिया है। यहाँ से आप कट ऑफ का भी अनुमान लगा सकते हो कि इकोनॉमिक्स के अंदर जो, क्योंकि कट ऑफ एक ऐसे नहीं ना, एक ऐसे ही बन जाती है। कट ऑफ क्या होती है, हर सब्जेक्ट जो होता है आपका, उसमें आपके कितने क्वेश्चन सही हो सकते हैं उसके बेसिस के ऊपर, और फिर उस सबका जो टोटल होता है उसके बेसिस के ऊपर आपकी कट ऑफ डिसाइड की जाती है ना। अगर आप एकदम साइंटिफिक कट ऑफ की बात करते हो तो आप कह सकते हो कि मिनिमम जो 15 क्वेश्चन जो है वो सही होने चाहिए। तो इसके बेसिस के ऊपर आप क्या कर सकते हो, एक कट ऑफ का अनुमान लगा सकते हो कि भाई 15 इकोनॉमिक्स के अंदर जिसके सही होंगे या उसे ज़्यादा सही होंगे वो यहाँ पर पास हो सकता है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द क्राइटेरिया विच हेल्प टू नो द फिजिकल कंडीशन ऑफ एन इकोनॉमी फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। करंट वित्तीय वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था की राजकोषीय स्थिति, मतलब कि वहाँ पर उसकी फिजिकल कंडीशन कैसी है, वो दिखाने के लिए कौन सा मापदंड सहायक रहेगा। ये ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर पेपर, गवर्नमेंट एग्जामों के जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनके अंदर पूछा गया क्वेश्चन है यह। तो यहाँ पर सही आंसर रहेगा आपके लिए फिजिकल डिफिशिएट, यानी कि राजकोषीय घाटा। फिजिकल डिफिशिएट यानी कि राजकोषीय घाटा जो होगा वो उस देश की फिजिकल कंडीशन फॉर द करंट, मतलब कि चालू वित्तीय वर्ष के लिए दिखाने के लिए सही रहेगा कि वहाँ पर उनका कितना राजकोषीय जो घाटा है वो उस अर्थव्यवस्था के अंदर मौजूद है। वहाँ से उसकी जो फिजिकल कंडीशन होगी, वहाँ से उसकी जो राजकोष स्थिति होगी वो आपको पता चलेगी। तो यहाँ पर जो पहले के अंदर जो राइट आंसर आना चाहिए वो आपके लिए C होगा। आप यहाँ पर आप हमको जो टेलीग्राम चैनल है हमारा कॉमर्स मेरी जान, वहाँ पर आप हमको ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको इसकी जो PDF होगी वो भी मिल जाएगी। देखिएगा, अब ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। अगर वहाँ पर भी आप एग्ज़ाम के अंदर अपने कंसेप्ट प्रॉपरली अप्लाई करोगे, और कंसेप्ट प्रॉपरली अप्लाई करने का सबसे बेस्ट तरीका है, या फिर कह सकते हो कि किस बेस्ट वे के अंदर आपके जो कंसेप्ट है वो एग्जाम के अंदर अप्लाई हो पाएंगे, जब आप फ्रेश माइंड से एग्जाम के अंदर जाते हो। इसलिए मैंने स्टूडेंट को बहुत बार कहा है कि आप स्ट्रेस लेकर एग्जाम हॉल में मत जाइएगा, फ्रेश माइंड से एग्जाम हॉल के अंदर जाइएगा। डेफिनेटली ये जो कंसेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं वो एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट आपके सही होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। देखिएगा, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है। डिसइन्वेस्टमेंट होता है कि जो पब्लिक कंपनीज होती है उसके अंदर जो गवर्नमेंट अपनी होल्डिंग होती है, गवर्नमेंट जो होल्डिंग होती है वो क्या करती है, जो प्राइवेट प्लेयर होते हैं उनको क्या करती है, वो सोल्ड आउट करती है। इसको बोलते हैं हम डिसइन्वेस्टमेंट। तो अब डिसइन्वेस्टमेंट क्यों किया जाएगा, सिंपल सी बात है, सरकारी कंपनियों की जो काम करने का तरीका है उसको सुधारने के लिए कहीं ना कहीं डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो देखिएगा, इंप्रूव द फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन। आप देखते हो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक लाल फीता सही चलती है,
जो काम सदियों से जैसा चलता आया है आगे भी वो वैसा ही चलता रहेगा, है ना। और किसी तरह का कोई फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है, जिस चीज़ के लिए कम खर्चा होना चाहिए था उसके लिए ज़्यादा खर्चा कर देंगे, और जिस चीज़ के लिए खर्चा होना चाहिए एक्चुअल में उसके लिए खर्चा ही नहीं करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप देखोगे जब आप भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर जाओगे, है ना। तो वहाँ पर हम फाइनेंशियल डिसिप्लिन और मॉडर्नाइजेशन लाने के लिए, मतलब कि जैसे कि पहले आप काफ़ी टाइम तक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंप्यूटर भी यूज़ नहीं होते थे, पूरा का पूरा जो काम है वो मैनुअली होता था, है ना। स्पेसिफिकली राजस्थान के अंदर तो अभी भी काफ़ी सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर अभी भी मैनुअली काम होता है। तो उसको क्या किया गया, कंप्यूटराइज किया गया। अब कंप्यूटर के साथ साथ जो आपके टूल्स हैं, है ना, कंप्यूटर के जो टूल हैं, जो एआई है, उनकी हेल्प भी ली जा रही है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है उनकी जो कार्य करने की जो तरीका होता है उसके अंदर सुधार करने के लिए हम क्या करते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं। तो पहला तो सही है। तो यहाँ पर देखो या तो ये ऑप्शन होगा या फिर ये ऑप्शन होगा। अब दूसरी और तीसरी में देख लो कि भाई एम्प्लॉय को बोनस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं, इसलिए तो हम डिसइन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं कि भाई बोनस नहीं देना पड़ेगा, वो तो प्राइवेट कंपनियां भी दे देगी, है ना। तो ये तो कोई मतलब हुआ नहीं। मैनेजमेंट कैपेबिलिटी, अब देखो एक के साथ दो तो नहीं आए तो तीसरा आने की ज़्यादा चांसेज है। मैनेजमेंट कैपेबिलिटी कुड बी इफेक्टिवली यूज टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। सिंपल सी बात है, अभी हमने कहा कि हम उनको मॉडर्नाइजेशन करेंगे तो वहाँ पर जो मैनेजरियल कैपेसिटी होगी वो इफेक्टिव तरीके से काम कर पाएगी, जिससे कि कंपनी की परफॉर्मेंस सुधर जाएगी। तो गिवन ऑप्शन में फर्स्ट और थर्ड क्या हो जाएगा, आपके लिए सबसे सटीक बैठ जाएगा। महारत्न मिनी रत्न इसका डिसइन्वेस्टमेंट से किसी भी तरह का कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो यहाँ पर ये चौथा भी नहीं होगा, तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा, यानी कि आपके लिए डी ऑप्शन सही है। अब देखिएगा क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है, जो तो ना तो बाहर वाली कंट्रियों से संपर्क करती है, ना तो इंपोर्ट करती है, ना ही बाहर वाली कंट्रियों को एक्सपोर्ट करती है। उस केस में उसका जो जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन होगा वही नेशनल प्रोडक्शन होगा। आई बात समझ में, क्योंकि इस देश के अंदर ही इस देश के लोग ही क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, ना तो बाहर के लोग यहाँ आएंगे ना हमारे लोग बाहर जाकर प्रोडक्शन करेंगे। तो एक जो क्लोज्ड इकोनॉमी होती है वहाँ पर जीडीपी होती है इक्वल टू जीएनपी। तो यहाँ पर आपके लिए बी ऑप्शन एकदम सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, अब देखिएगा ये मैचिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना उसमें स्टूडेंट को घबराना नहीं चाहिए, है ना। हालांकि इस बार मैचिंग के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे गए थे, लेकिन अगर वही बात है, अगर आप फ्रेश माइंड से जाते हो तो आपके क्वेश्चन सही होने के चांसेस रहते ही रहते हैं। देखिएगा सबसे पहला आता है फाइनल गुड्स इंटरमीडिएट, एक बार पढ़ लीजिए पूरा। फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स के बारे में बताया गया है। एक जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ होगा, एक जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ नहीं होगा, एक जो रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होगा, और एक जो अल्टीमेट कंज्यूमर्स के पास जाएगा। तो कंजम्पशन जो गुड होते हैं वो अल्टीमेट कंज्यूमर्स के पास जाते हैं। तो सी में 4 कहाँ दिखता है भैया, सी में 4 एक तो यहाँ दिखता है, ए में, अरे लो सी में 4 तो सिर्फ एक में ही दिख रहा है। तो अब आप क्या करो, बाकी वाले इससे मैच करने की कोशिश करो। फाइनल गुड्स जो होते हैं, फाइनल गुड्स जो होते हैं वो विल नॉट पास थ्रू प्रोडक्शन, वो प्रोडक्शन प्रोसेस से पास नहीं होंगे। ठीक है, देखते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं, इंटरमीडिएट्स जो गुड्स होते हैं वो आपके लिए रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होते हैं, लग भी सही रहा है। कैपिटल गुड्स जो होते हैं वो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज्ड होते हैं। कैपिटल गुड्स जो होते हैं वो प्रोडक्शन, जो मशीन हुआ, है ना, मशीनें वगैरह हुई, वो प्रोडक्शन प्रोसेस, प्लांट हुए, वो आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ होते हैं, वो आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर डी में 1 भी सी लग रहा है। तो आपके लिए जो आंसर बैठ जाएगा वो कौन सा बैठ जाएगा, ए आंसर आपके लिए गिवन ऑप्शन में सबसे बेस्ट बैठ जाएगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। तो इसी तरह से आप क्या कीजिएगा, मैचिंग वाले क्वेश्चन इसी तरह से कीजिएगा। उससे क्या होता है, आपका टाइम भी बचेगा। अगर आप हर एक चीज़ को यहाँ पर मैच करने जाओगे ना तो टाइम लिमिटेड होता है, वो आपके पास टाइम नहीं बचने वाला है। करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, देखो पब्लिक के पास जो रुपया पड़ा है, साथ ही साथ रिक्वायर्ड रिजर्व और एक्सेस रिजर्व, और कमर्शियल बैंकों के पास जो रिजर्व पड़े हुए हैं, है ना। तो यानी कि कहने का मतलब है यह उस करेंसी के बारे में बात की जा रही है जो कि इकोनॉमी के अंदर क्या हो चुकी है, सर्कुलेट हो चुकी है, जो कि इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट हो चुकी है। और जो मनी इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट हो जाती है उसको आप कहते हो हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी में क्या आता है,
पब्लिक के पास जो रुपया पड़ा है, बैंकों के पास जो रुपया पड़ा है, यानी कि इकोनॉमी के अंदर जो सर्कुलेट मनी होती है उसको हाई पावर्ड करेंसी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिक्स्थ वाला, मेथड एडोप्टेड टू रिड्यूस इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या हुआ कि भाई लोगों के पास रुपया बहुत सारा है, बहुत सारा रुपया है लोगों के पास। अगर आपको इन्फ्लेशन को कम करना है तो ये लोगों के पास रुपया क्या कर दो, कम कर दो। तो लोगों के पास रुपया कम होगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो कट कर देंगे, यानी कि सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट अपने जो फालतू के जो देती है, किसी तरह की कोई अनुदान देती है ना, किसी भी तरह की कोई भी छात्रवृत्ति देती है, स्कॉलरशिप वगैरह देती है, गवर्नमेंट किसी भी तरह का कोई भी खर्चा करती है ना, अगर गवर्नमेंट क्या कर देगी, उनको कम कर देगी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर कम रुपया जाएगा और लोग कम खर्चा करेंगे और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। तो इससे तो क्या होगा, इकोनॉमी में रुपया कम जाएगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में होगा। तो बिल्कुल पहला तो सही है। तो यहाँ पर क्योंकि एक ही चुनना है तो यहाँ पर बी चुन सकते हो आप, आई बात समझ में, बी चुन सकते हो, है ना, बी चुन सकते हो, बी नहीं, एक ही चुनना है तो हाँ वन ओनली, है ना, वन ओनली चुन सकते हो। आगे भी देखते हैं, इंक्रीज टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कि भाई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को हम क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो इकोनॉमी में रुपया भी बढ़ जाएगा, लोगों के पास ज़्यादा रुपया आ जाएगा, लोग ज़्यादा खर्च करेंगे, तो यहाँ तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। सेंट्रल बैंक इशू मोर करेंसी, ज़्यादा करेंसी इशू कर दोगे तो लोगों के पास रुपया बढ़ जाएगा, लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे, अगेन इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो टैक्स रेट कम कर देगा। 100 रुपये थे पहले, टैक्स रेट थी फॉर एग्जांपल 30 रुपये, तो लोगों के पास 70 रुपये बचते थे। अब 100 रुपये हैं, टैक्स रेट कर दी 10 रुपये, तो लोगों के पास 90 रुपये बचेंगे। इसके कंपैरिजन में यहाँ पर लोगों के पास ज़्यादा रुपये बचेंगे, और क्योंकि लोगों के पास ज़्यादा रुपया है तो लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे और इन्फ्लेशन बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर जो एक है वही सही है, और एक ओनली कहाँ पे आ रहा है, ए में नहीं आ रहा है, बी में आ रहा है। तो यहाँ पर जो सही आंसर क्या रहेगा, वो बी रहेगा। और ऐसे क्वेश्चन क्या है, जैसे कि यहाँ पर अभी मैंने ए यहाँ पर कर दिया, मतलब ए ऑप्शन ले लिया, लेकिन ए में तो क्या है 4 ओनली ये बता रहा है, लेकिन बी में है 1 ओनली, तो मतलब ये ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर आपके लिए एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। और अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट है आपको, किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है आपको, चैट बॉक्स के अंदर, सॉरी कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर से लिख दीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। अब देखिएगा, डीमोनेटाइजेशन की जो प्रोसेस हुई थी आपके हमारे सामने ही हुई थी, है ना। तो डीमोनेटाइजेशन की जो प्रोसेस हुई थी उसका सीक्वेंस क्या है आपको वो बताना है। इसको मैंने हार्ड कैटेगरी के अंदर लिया है, लेकिन अगर आप अपने अगेन कंसेप्ट यूज़ करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। न्यू इनिशिएटिव टू डीमोनेटाइज, हमने डीमोनेटाइज का इनिशिएटिव लिया। एक बार पूरी स्टेप पढ़ लीजिए। न्यू करेंसी नोट्स 500 एंड 2000 लॉन्च, 500 और 2000 के नोट्स हमने लॉन्च किए। पीपल वर अलाउड टू डिपॉजिट ओल्ड 500 एंड 1000 नोट्स, लोगों को हमने क्या कहा कि आप 500 और 1000 रुपये के नोट्स क्या करो, आओ और बैंकों में जमा करा दो। मैनेज ऑफ ब्लैक मनी एंड सर्कुलेशन ऑफ फेक करेंसी, मतलब कि हमको लगा कि इकोनॉमी के अंदर जो ब्लैक मनी है या फेक मनी का जो सर्कुलेशन है वो काफ़ी बढ़ गया है, और उसको हमको क्या करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। 500 और 1000 रुपये के नोट्स को हमने लीगल टेंडर के रूप में नहीं रखा। एक बार हिंदी में भी पढ़ लेते हैं पूरे के पूरे। विमुद्रीकरण करने के लिए नवीन प्रयास किए गए। 500 और 2000 रुपये के नई मुद्रा के नोटों का प्रारंभ करना। लोगों को 500 तथा 1000 के नोटों को जमा कराने की स्वीकृति दी गई। काले धन तथा नकली मुद्रा के प्रचलन का संकट बहुत हो गया। अब देखो, सबसे पहले लॉजिकल स्टेप यही है कि भाई जो क्या कहते हैं, इकोनॉमी के अंदर ब्लैक मनी जो थी वो बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ गई थी। उसको ख़त्म करने के लिए मोदी जी ने डीमोनेटाइजेशन का प्रस्ताव रखा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो सबसे पहले आना दिख रहा है ना। तो एक बार फोर्थ में कौन सा आ रहा है, सी आ रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग एक बार पढ़ो, काले धन तथा नकली मुद्रा का प्रचलन का संकट आया तो हमने
तो हमने विमुद्रीकरण का प्रयास किया। विमुद्रीकरण का जब हमने प्रयास किया तो 500 और 1000 रुपये के नोट को पहले अवैध घोषित किया हमने कि भाई आज से 500 और 1000 रुपये के नोट नहीं चलेंगे। मोदी जी आए थे और उन्होंने टीवी पर बोला था। उसके बाद में हमने 500 और 2000 रुपये के नए नोट का प्रारंभ किया और फिर हमने कहा कि आपके पास जो भी पुराने 500 1000 रुपये के नोट हैं उनको आप क्या कर दीजिए, जमा करवा दीजिए। मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा था कि आज से 500 और 1000 रुपये के नोट अवैध है, 500 और 2000 रुपये के नए नोट आएंगे और आपके पास जो 500 और 1000 रुपये के नोट है उनको आप बैंकों में जमा करवा सकते हो। तो यहाँ पर सबसे सही आंसर कौन सा बैठ जाएगा आपके लिए? फोर्थ विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है उसको अगेन मैंने हार्ड की कैटेगरी के अंदर रखा है, क्योंकि देखो अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है। और अगर यहाँ पर आपको, जो मैं हमेशा स्टूडेंट को एक और कंसेप्ट बताता हूँ, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो। ऐसे क्वेश्चन की आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, है ना। जैसे कि जो अपनी मंडी है वो राजस्थान और पंजाब के क्षेत्र में पाई जाती है। अगर किसी भी पर्सन ने महाराष्ट्र के अंदर या मुंबई पुणे के अंदर थोड़ा सा भी वो घूमा है, यहाँ पर थोड़ा सा भी वो रहा है, जैसे कि अगर मेरी पोस्टिंग है पुणे में, है ना, पुणे में है, तो मुझे पता है कि पुणे के अंदर हड़पसर एरिया है और हड़पसर मंडी है। आई बात समझ में? तो मैं इसी से भी आइडिया लगा सकता हूँ कि भाई हड़पसर मंडी भी है महाराष्ट्र में। अब यहाँ पर ये मैंने कोई इसके लिए अलग से किताबों में थोड़ी ना पढ़ा था, बस मेरी यहाँ पर पोस्टिंग है, इसकी वजह से मेरे को यहाँ पर पता है कि यहाँ पर हड़पसर है पुणे के अंदर, और पुणे, और सिंपल सी बात है पुणे महाराष्ट्र के अंदर आता है, तो यहाँ पर मेरे महाराष्ट्र सही रहेगा। अपनी मंडी जो होती है वो राजस्थान या फिर उससे रिलेटेड एरिया में पाई जाती है। तो अब देखिएगा बी में जो है वो 4 है, बी में जो है, सॉरी बी में है जो 1 है, 4 नहीं आ रहा है ना। बी में जो है वो 1 है, तो बी में 1 यहाँ पे दिख रहा है आपको और यहाँ पर दिख रहा है आपको। नेक्स्ट देखिएगा, अपनी मंडी बताया था पंजाब और हरियाणा के साइड में पाई जाती है, तो यहाँ पर ये अपनी मंडी आ जाएगी थर्ड में। तो बाकी वाले आपको पता चल जाएगा, ए थर्ड है, बी का 1 है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा, ये सेकेंड है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन जो था उसको इंडिया में क्यों सेटअप किया गया था, आइए देखते हैं। प्लानिंग कमीशन सिंपल सी बात है, इंडिया में सेटअप किया गया था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, कि भाई इंडिया भी बाकी देशों की तरह क्या हो सके, डेवलप हो सके। टू इस्टेब्लिश स्टेबल गवर्नमेंट, कि भाई स्टेबल जो गवर्नमेंट है उसको इस्टेब्लिश करना है। प्लानिंग कमीशन का और गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। प्लानिंग कमीशन का लेना तो देश की डेवलपमेंट से है, ना कि किसी गवर्नमेंट के डेवलपमेंट से। टू डिस्करेज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, नहीं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अगर हम डिस्करेज करेंगे कि भाई मत करो, तो इससे कभी भी देश का डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगा। टू अचीव द फुल एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल, ताकि हम अपने जो एम्प्लॉयमेंट का जो मतलब फुल हर एक जो हमारा भारतीय है उसको हम रोजगार दे सके, उसके लिए इंडस्ट्रीज वगैरह को भी प्रमोट किया गया था प्लानिंग कमीशन के द्वारा। टू रिड्यूस द इनइक्वलिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ, आप देखते हो कि भाई एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा अमीर है, एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा गरीब है, एक सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा इनकम है, दूसरी सिटी के अंदर कुछ भी इनकम नहीं है। तो इस तरह की जो इनकम और वेल्थ की जो इनक्वलिटीज़ होती है उनको कम करना, बिल्कुल ये दोनों ही देश को डेवलप करने के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर थर्ड एंड फोर्थ विल बी दी राइट आंसर, सी ऑप्शन यहाँ पर आपके लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगेन मैचिंग के क्वेश्चन आ चुके हैं। मैचिंग के क्वेश्चन के अंदर अगेन घबराना नहीं होता है यहाँ पर आपको मैच करके सबसे सटीक आंसर देखना होता है। देखिएगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर आपको पता है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है वो खरीदी और बेची जाती है। तो ए में थर्ड कहाँ आ रहा है, पहले ये देखो डायरेक्ट, है ना, ए में थर्ड आ रहा है इसमें, यानी कि सी ऑप्शन में। अब बाकी वाले से मैच कर लो अगर सी लगे तो। बी में 4 रेपो रेट, जहाँ पर रेट एट विच मनी इज लेंड, मतलब कि जो बैंक है वो उधार लेते हैं आरबीआई से। सी में 1 रिवर्स रेपो रेट, बैंकों के पास अगर ज़्यादा रुपया है तो वो आरबीआई को दे सकते हैं वापस, आरबीआई को दे सकते हैं, और आरबीआई जिस रेट के ऊपर लेता है वो आपके लिए रिवर्स होती है। बैंक रेट क्या होती है, जहाँ पर जिसके ऊपर कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, लोन देते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो ये क्वेश्चन था
इस क्वेश्चन के ऊपर स्टूडेंट के मेरे पास मैसेज आए कि सर ये क्वेश्चन तो डिलीट होना चाहिए, ये तो सिलेबस में ही नहीं है ना। तो क्वेश्चन क्या था, दोज हु रेगुलरली मूव इन एंड मूव आउट ऑफ प्रॉपर्टी आर कॉल्ड। वो जो कि गरीबी स्तर की जो होता है उससे कभी नीचे होता है, कभी ऊपर आता है, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर आता है, मतलब गरीब रेखा के अंदर आता है जाता है आता है जाता है, उसको किस तरह का गरीब कहते हैं। चार ऑप्शन गिवन है, अकेजनली पुअर कभी कभी गरीब, क्रोनोलॉजिकली पुअर यानी कि कालानुक्रमिक रूप से गरीब, चर्निंग पुअर यानी कि गरीबी में मथना, और ट्रांजिट पुअर यानी कि थोड़े समय के लिए गरीब, और क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड। अब देखो सेम क्वेश्चन जो था वो हमने अपनी टेस्ट सीरीज के जो हमने हमारे जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन बेंगे उसके अंदर डाल रखा था। गरीब वे लोग हैं जो नियमित आधार पर गरीबी के अंदर या बाहर आते रहते हैं, और यहाँ पर जो ऑप्शन देखो सब ऑप्शन भी मैच कर रहे हैं, अकेजनली, क्रॉनिक, चर्निंग, है ना, ऑप्शन भी मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, चर्निंग पुअर यानी कि गरीबी में मतना। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपके लिए सही हो जाएगा। तो जो हमारे स्टूडेंट थे उनको तो इस क्वेश्चन के अंदर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम रही नहीं होगी, है ना, बिल्कुल ऑप्शन तक मैच हो गए, है ना। ताकि अगर हम कह सकते हैं सर जी कोई अकेजनली के अंदर कंफ्यूज होने वाला था तो वो भी यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि हमारे ऑप्शन के अंदर भी अकेजनली था। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द इकोनॉमिक इवेंट, इनमें से कौन सा इकोनॉमिक इवेंट है, इनमें से कौन सा इकोनॉमिक इवेंट है। सेल ऑफ मर्चेंडाइज टू कस्टमर, कस्टमर को बेचना, तो मतलब कि पहला जिसमें आएगा वो तो बिल्कुल इकोनॉमिक इवेंट है, किसी को कुछ बेचेंगे, तो मतलब कि ये और ये ऑप्शन तो कट हो चुके हैं। आई बात समझ में। कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को हमने कुछ कमिट किया, है ना, तो वो तो इकोनॉमिक इवेंट के अंदर नहीं आएंगे, उससे तो रुपये पैसे का कुछ मतलब नहीं है, तो मतलब सेकंड तो नहीं हो सकता, तो यहाँ पर ए ऑप्शन ही रह जाता है। अब इसके और देख लेते हैं, नेशनल अवार्ड अगर आप पाते हो तो उसकी भी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है, आप अपने अवार्ड को बेचने भी जाओगे तो ज़्यादा रुपये नहीं आते, वो तो एक प्राइड का अवार्ड होता है। मंथली आप पेमेंट करते हो, बिल्कुल सही है। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो एम्प्लॉयज़ को पेबल करनी है, आज पे नहीं की लेकिन पे तो करनी ही पड़ेगी, तो ये भी इकोनॉमिक इवेंट है, रुपये पैसे से जुड़ा हुआ है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो हमने इसको कितने जल्दी और कितने सटीक तरीके से इसको हमने कर लिया, सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन की मदद से। बाकी वाले ऑप्शन के ऊपर आप क्यों ध्यान देते हो। यहाँ पर आता है, राजस्थान के अंदर इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए सबसे एपेक्स बॉडी होती है, वो आपके लिए कौन सी होती है, रिको होती है। आई बात समझ में, हमने देखा भी था रिको, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, राजस्थान स्टेट के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे जो एपेक्स बॉडी है वो आपके लिए रिको है। पहले दो होता थी, उसको अलग अलग करके एक तो RSMDC किया गया और एक रिको किया गया। RSMDC जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और मिनरल्स के ऊपर कार्य करती है, जबकि रिको आपके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर काम करती है, हमने पढ़ा भी था। हु चेयर्स द गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, जो GST काउंसिल होती है उसको उसका चेयरपर्सन कौन होता है, उसके चेयरपर्सन होते हैं आपके लिए फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, जो कि हमारे निर्मला सीतारमन जी हैं। एज पर द राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे। अब देखो ये क्वेश्चन जो था अगेन बेसिक क्वेश्चन, मैं इसको इजी कैटेगरी के अंदर मानूंगा। आपको ये भी पता है कि अभी जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ हो रही है जनरल में ही वो सर्विस सेक्टर में ज़्यादा हो रही है, इनकम भी जो है वो सर्विस सेक्टर में ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट भी जो हो रहा है वो सर्विस सेक्टर में ज़्यादा हो रहा है। आई बात समझ में। तो अगर ये क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से भी पूछता, राजस्थान की नहीं इंडिया की भी बात कर लेता, तो नॉर्मल तरीके से पूछता तो सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है वो कहाँ पर हुई है, सर्विस सेक्टर में हुई है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 10.7% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। हवा महल बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। हवा महल जो जयपुर का है वो किसने बनाया था, महाराजा प्रताप सिंह ने बनाया था। नेक्स्ट देखिएगा, अब देखो यहाँ पर 3 सेक्टर है, प्राइमरी देखा था, सेकेंडरी देखा था, टेरिटरी देखा था और एनजीओ। अब देखो एक बार पढ़ लो, नो प्रॉफिट मोटिव यानी कि डी में 4 आएगा। प्राइमरी सेक्टर फॉरेस्ट्री होता है, सेकेंडरी सेक्टर जहाँ पर किसी तरह का इंडस्ट्री होती है, कंप्यूटर असेंबल करना एक तरह की इंडस्ट्री है। टेरिटरी सेक्टर यानी कि तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र, जो ट्रेवल एजेंट होते हैं जो कि आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं वो। तो यहाँ पर पहले के अंदर सेकंड, ए में सेकंड कहाँ पे देखने को मिल रहा है, सी में देखने को मिल रहा है, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी इस क्वेश्चन को टिक कर सकते थे, आंसर सही होता आपका। ये हमने अपने नोट्स के अंदर भी देखा था। हाउ टू अवॉइड दी डबल काउंटिंग, हाउ टू अवॉइड दी डबल काउंटिंग, इसको मैंने हाई की कैटेगरी के अंदर लिया है। ये आपका नेशनल इनकम का क्वेश्चन है। अगर आप ऑप्शन को पढ़ोगे तो भी आपके सही हो जाएंगे, लेकिन अगेन
आपको वहाँ पर फ्रेश माइंड रखना है अपना। सेल ऑफ फाइनल गुड्स टू कंज्यूमर शुड बी कंसिडर, हम जो फाइनल गुड्स होता है उसको हम कंसिडर करते हैं, जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं उनकी हर एक लेवल के ऊपर वैल्यू कंसिडर नहीं करते हैं, हर लेवल के ऊपर उनकी वैल्यू कंसिडर नहीं करते हैं, जिससे कि हमारी डबल काउंटिंग अवॉइड हो जाती है। बिल्कुल। एडिंग द वैल्यू एडेड, हम हर स्टेप के ऊपर क्या करते हैं, वैल्यू ऐड करते रहते हैं, और जिससे कि क्या होता है, जो फाइनल वैल्यू होती है वो हमको मिल जाती है। बिल्कुल, ये भी सही है। प्रोड्यूसर की क्या इनकम है, इससे डबल काउंटिंग का कुछ लेना देना नहीं है। प्रोड्यूसर के क्या एक्सपेंसेज है, लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, 1 और 2। फिएट मनी क्या होती है? फिएट मनी जो जिसके पीछे कोई बेक नहीं रहता, मतलब कि जैसे कि सिंपल सी बात है, अगर मैं गोल्ड का एक कॉइन है ना, तो गोल्ड का एक कॉइन है फॉर एग्जांपल 40,000 का, है ना, तो उस गोल्ड की जो वैल्यू वो भी 40,000 रुपये है ना। और एक होती है, वो तो गोल्ड कॉइन होते हैं ना, और फिएट मनी होते हैं जिसके पीछे कोई बैक नहीं रहता। जैसे कि एक 500 रुपये का नोट है, 500 रुपये का नोट अगर सपोज करो कि जैसे कि पहले 500 हज़ार रुपये के नोट थे, अगर सरकार ने उनको बंद कर दिए, तो क्या उनकी जो वैल्यू है, वो 500 रुपये की रही, अब नहीं रही, वो कहलाती है फिएट मनी। लेकिन अगर पुराने समय का जो एक सोने का सिक्का था, गवर्नमेंट ने कह दिया कि अब सोने के सिक्के नहीं चलेंगे, तो भी उसकी सोने की वैल्यू उतनी की उतनी ही रहने वाली है। आई बात समझ में? तो फिएट मनी कहते हैं जिस मनी के पीछे कोई बैक नहीं होता, कोई बैक एंड पावर नहीं होती है, जैसे कि आपके करेंसी नोट्स और चेक। तो यहाँ पर करेंसी नोट और चेक 2 और 3, 2 ऑप्शन ही चुनने हैं हमको, तो यहाँ पर सी ऑप्शन है हमारे लिए सही रह जाएगा। Which year in India regarded is defining year to mark the demographic transition from its first to second डिसेसिव स्टेज? अब देखो, हमने अपने नोट्स के अंदर भी पढ़ा था कि 4 स्टेजेस हुई थी 1921 से पहले, 1921 से 1951, 1951 से 1981, 1981 से 2011। 4 स्टेजेस के अंदर हम क्या करते हैं, अपनी पॉपुलेशन को बांटते हैं। तो ये कहता है कि पहले से सेकेंड स्टेज क्या जब आया था, तो कौन से ईयर के अंदर आया? तो 1921 पहले था, 1921 से 1951 दूसरा था। तो वो साल कौन सा था जहाँ पर पहले से सेकेंड स्टेज के अंदर हमने क्या की है, एंट्री की है? वो था आपके लिए डी, आपके लिए 1921। तो यहाँ पर इसको मैंने मिड कैटेगरी के अंदर रखा है, थोड़ा सा कंसेप्ट अच्छा वाला उन्होंने अप्लाई किया है। नेक्स्ट देखिएगा, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस इन वेस्टर्न राजस्थान द स्टेट बिकम, देखिएगा, हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल आफ्टर बॉम्बे हाई। जैसे ही पश्चिमी राजस्थान के अंदर कच्चे माल और प्राकृतिक गैस की खोज हुई है, राजस्थान राज्य बॉम्बे हाईकोर्ट जो मुंबई का है उसके बाद में सेकंड नंबर के ऊपर आ चुका है। बॉम्बे हाईकोर्ट 1 है, तो सिंपल सी बात है ये सेकंड ही होगा, है ना, लाइन ही इन्होंने लिख दी है। अगर कंसेप्ट अप्लाई करते तो भी सही होता, है ना, लेकिन फिर भी मैंने इसको हार्ड कैटेगरी में लिया है और मैंने कहा है कि नहीं सर, आप तो जो इजी वाले क्वेश्चन है अगर आपके उतने भी सही हो जाते हैं तो भी आपके एग्जाम के अंदर सिलेक्ट होने के चांसेस हैं। ये क्वेश्चन आपके केवीएस टीचर में भी पूछा गया था। हु इज नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग? इंडियन प्लानिंग के आर्किटेक्ट कौन है? पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस को इंडियन प्लानिंग का आर्किटेक्ट कहा जाता है, जिन्होंने सेकंड जो प्लानिंग था उसको उनका उसका मॉडल जो इंडस्ट्री वाला था वो इन्होंने ही दिया था। तो यहाँ पर आर्किटेक्ट कौन है इंडियन प्लानिंग के? पीसी महालनोबिस। नेक्स्ट देखिएगा, आइडेंटिफाई द मिशन स्टार्टेड बाय द नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा कौन सा मिशन स्टार्ट किया गया? तो प्रमोट द इनोवेशन एंड एंटरप्राइजेस अक्रॉस द कंट्री, जिससे कि हम क्या कर सकें, पूरे देश में जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उनको हम प्रमोट कर सकें। तो हेतु अटल, अब अटल स्पेस होगा, स्पेस तो स्पेस से रिलेटेड होगा, आदर्श नहीं, इंक्यूबेशन, इनोवेशन, नाम में ही देखो इनोवेशन छुपा हुआ है, तो अटल इनोवेशन मिशन था वो। डी यहाँ पर सही हो जाएगा। जितने भी जो गवर्नमेंट के मिशन रहते हैं, स्कीम्स रहती है, वो नाम के अंदर ही कहीं ना कहीं छुपी हुई रहती है। नेक्स्ट देखिएगा 24th क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन के अंदर आता है, अगर आप पढ़कर भी नहीं गए तो भी आपका सही होना चाहिए। जयपुर जो है वो आपके लिए पिंक सिटी है, जोधपुर जो है वो आपके लिए ब्लू सिटी है। रील्स वगैरह में भी देखते हो तो पूरी की पूरी ब्लू नील जो होती है वो पुती हुई रहती है, अगर देखा है आपने तो। उदयपुर आप देखते हो तो जितने भी जो होटल्स वगैरह बड़े बड़े दिखाते हैं वो सारे के सारे वाइट ही रहते हैं।
तो यहाँ पर झालावाड़ बच गया बैंगनी। तो यहाँ पर ए में है सेकंड, और ए में सेकंड कहाँ पर है, बी में, और बी में है 1 बिल्कुल, सी में है फोर्थ, और डी में है थर्ड। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा। इकोनॉमिक्स विद द लोअर पर कैपिटा इनकम ग्रो फास्टर देन रिचर इकोनॉमिक्स, द गैप इज पर कैपिटा इनकम। देखिएगा, दो इकोनॉमी है, एक है लोअर इकोनॉमी और एक है हाई इकोनॉमी वाली कंट्री। जैसे कि फॉर एग्जांपल लोअर इकोनॉमी के अंदर हमने सपोज करो कि इंडिया को ले लेते हैं ना, कोई बुरा मत मानना। और हाई के अंदर जो हम कमाने के लिए आते हैं, यूएई में जाते हैं, यूएसए में जाते हैं, है ना, कनाडा जाते हैं, तो जाते ही है ना लोग, इंडिया वाले, है ना। मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं है इंडिया के बाहर जाना। तो ये जो लोअर कैटेगरी, लोअर वाले के अंदर इकोनॉमिक्स विद द लोअर पर कैपिटा इनकम ग्रो फास्टर देन रिचर इकोनॉमी। अब क्या हुआ कि यहाँ पर कोई बंदा 100 रुपये कमा रहा था, यहाँ पर भी 100 रुपये कमा, यहाँ पर वो बंदा 150 रुपये कमा रहा है। फिर सिंपल सी बात है, लोअर जो इकोनॉमी होती है वहाँ पर डेवलपमेंट जो होता है वो बहुत तेज़ी से होता है। जैसे कि आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में इंडिया के जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। जो 100 रुपये कमा रहा था वो अब कमाने लग गया फॉर एग्जाम्पल 150 रुपये, और जहाँ पर ये 150 कमा रहा है वो 177 ही कमा रहा है। पहले जो डिफरेंस था वो 50 का था, अब ये डिफरेंस क्या हो चुका है, 20 का हो चुका है। तो ये जो डिफरेंस कम होता जाता है उसको हम कहते हैं कन्वर्जेंस। उसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंस या फिर अभिसरण। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको भी मैंने हार्ड की कैटेगरी के अंदर रखा है। आई होप आपके क्वेश्चन सभी सही हुए होंगे। कितने क्वेश्चन आपको सही हुए हैं और किस क्वेश्चन के अंदर अगर आपको डाउट है वो भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर से बताइएगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हमारा टेलीग्राम चैनल कॉमर्स मेरी जान जरूर से ज्वाइन कीजिएगा इसकी पीडीएफ के लिए। 15 या उससे ज़्यादा क्वेश्चन सही हैं आपके इकोनॉमिक्स के अंदर तो आप सेफ जोन के अंदर हो। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।